नमस्कार दोस्तों। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का घर पर ही रह करके आप पूरा फायदा उठा रहे होंगे। शुरुआत में ऐसा लगा था कि यह लड़ाई 10 से 15 दिनों की है, परंतु मौजूदा परिस्थितियां यह बता रही है कि हमारा देश इस पर एक लंबे समय के लिए लड़ने के लिए तैयार है। दुनिया के बहुत सारे देश, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों ने भी इस तबाही को झेला है। हालांकि हमारी सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, परंतु फिर भी अभी यह युद्ध आगे तक चलना है। हम कई दिनों से सोच रहे थे कि अपना वीडियो तैयार करें, परंतु हम यह समझ नहीं पा रहे थे कि विषय वस्तु क्या उठाया जाए। परंतु आज मैंने अचानक से चूज किया कि आपकी हिस्ट्री का इकाई 2, रूस में समाजवाद एवं साम्यवाद का उदय, मैं इसी टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने डिस्कशन को रखूं। और मैं आज रूस में समाजवाद एवं साम्यवाद का उदय, आपकी हिस्ट्री का इकाई 2 है, यहीं से मैंने शुरुआत करने की कोशिश की है। तो आज के क्लास में मैं इंट्रो क्लास में केवल रूस में समाजवाद एवं साम्यवाद के उदय के इंट्रो पार्ट को बताने जा रहा हूं। मैं केवल आज आपको अर्थव्यवस्था का ज्ञान देना चाहता हूं कि ये अर्थव्यवस्था है क्या, और इस अर्थव्यवस्था को जानने के बाद हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से पहुंच पाएंगे कि रूस में समाजवाद और साम्यवाद का उदय क्या था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। हमारा प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। इससे पहले अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थ का मतलब हुआ धन और व्यवस्था का मतलब सिस्टम। किसी भी देश में धन का होने वाला बंटवारा, यही अर्थव्यवस्था है। नागरिकों के बीच में संसाधनों को किस तरह से विभाजित किया जाए, किस तरह से संसाधनों को वितरित किया जाए, यह चीज ही अर्थव्यवस्था है। कोई भी देश को अगर देखा जाए तो उन्होंने सामान्यतः रूप से 3 तरह के अर्थव्यवस्थाओं को अपनाया है: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात हम कह सकते हैं कि साधारणतः अर्थव्यवस्थाएं 3 तरह की हैं: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। बारी बारी से हम पहले इन्हीं अर्थव्यवस्थाओं पर बात करते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो इस बात को समझने के लिए हम एक स्पेसिफिक सा डिफिनीशन, एक छोटा सा परिभाषा तैयार करते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो कहता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों या विपणन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार हो, ऐसी अर्थव्यवस्था ही समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। दोस्तों, एक बार मेरे साथ डेफिनेशन को बोलने का प्रयास करिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए, तभी आप समझ पाइएगा। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों या विपणन पर एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर पूरे समाज का अधिकार हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को ही हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी एक संस्थान की बात कर लें, किसी एक जगह की बात कर लें, या मान लो कि यह कोई कंपनी है और इस कंपनी में अगर प्रतिदिन की दैनिक आय 200 रुपये है
और इस 200 का 50 रुपये मजदूर के पास, 150, मान लीजिए 70 रुपये यहां के इंजीनियर के पास, और जबकि इसी का बचा हुआ 80 रुपये मालिक के पास जा रहा है। तो धन का इस तरह से बंटवारा हो रहा है कि मजदूर को 50 रुपये मिल रहे हैं, इंजीनियर को 70 रुपये मिल रहे हैं, मालिक को 80 रुपये मिल रहे हैं। कल के डेट में अगर यही आय 200 से बढ़कर के 400 हो जाए तो इस परिस्थिति में होने वाला धन का बंटवारा जो है वो लोगों के बीच बराबर रूप से हो, अर्थात होने वाली 400 की कमाई में जहां पहले मजदूर को 50 रुपये मिल रहे थे, तो अब लाभ के बढ़ने के साथ मजदूर को 100 रुपये, अगर इंजीनियर्स को 150 रुपये, फिर इसी तरह से बचा हुआ भाग, अगर 250 रुपया इधर मिल गया तो बाकी जो बचा हुआ भाग है, अगर क्या मान लो यहां 120 रुपये ही दिया जाता है इंजीनियर्स को, यहां मजदूरों को 100 रुपये मिल गया, तो बाकी जो बचा हुआ भाग है 170 जो है या 180 जो है वो अगर मालिक को मिल रहा है, तो इस तरह का जो बंटवारा हुआ, इस बंटवारे को ही हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानेंगे। क्योंकि होने वाले इस बंटवारे में जैसे जैसे हमारा लाभांश बढ़ते गया, मजदूर को, इंजीनियर को और मालिक को मिलने वाली आय को उसी स्तर पर हम बढ़ाते चले गए। अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें समाज के हर व्यक्ति का हिस्सा होता है। किसी एक व्यक्ति को होने वाले लाभ में केवल एक व्यक्ति को ही लाभ न मिल करके और समाज के हर व्यक्ति को है और बराबर का हक मिल रहा है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था ही समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। दोस्तों, अब हम अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देख लें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों या विपणन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो। हमने कहा वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों या विपणन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, पूरे समाज का अधिकार न होकर के निजी व्यक्ति का अधिकार हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को ही हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानेंगे। हम इस बात को समझने के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं कि मान लो यह कोई कंपनी है और इस कंपनी की दैनिक आय 200 रुपये है और इसमें 50 रुपये मजदूर को मिल रहा था, 70 रुपये इंजीनियर्स को मिल रहा था और बाकी का भाग 80 रुपये मालिक के पास जा रहा था। लेकिन आने वाले समय में जब इसकी आय 400 रुपये हो गई, तब भी अगर मजदूरों को उनकी दैनिक आय ही मिल रही है, 50 रुपये मिल रहा है, इंजीनियर्स को 70 रुपये मिल रहा है, और जबकि इससे आगे जो बढ़ा हुआ लाभ है, बाकी जो भी बढ़ा हुआ लाभ है, मान लो कि ये रकम 180 रुपये है, तो ये 180 रुपये अब लाभ मालिकों को मिलेगा, लेकिन इससे मजदूर और इंजीनियर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब कि संसाधनों का ऐसा बंटवारा हुआ जिसमें किसी निजी व्यक्ति को लाभ हुआ। तो हम ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें संसाधन, जिसमें विपणन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, पूरे समाज का अधिकार नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसी तरह से अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है इसको समझने का प्रयास करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के कुछ साधनों, विपणन या कारखानों पर निजी व्यक्ति का और जबकि कुछ साधनों पर पूरे समाज का अधिकार हो। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। हमने कहा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के कुछ साधनों, विपणन या कारखानों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार, जबकि कुछ साधनों पर समाज का अधिकार, ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ भाग ऐसे होंगे जिन पर निजी व्यक्ति का अधिकार और जबकि कुछ भाग ऐसे होंगे
जिस पर कि पूरे समाज का अधिकार। आप एक उदाहरण ले लो, अगर हम भारत की बात करें और भारत में अगर रेलवे को देखा जाए तो हम जानते हैं कि रेलवे यहाँ की सरकारी संपत्ति है, उस पर पूरे समाज का अधिकार है। जबकि अगर हम किसी रिलायंस इंडस्ट्री को ले लें तो रिलायंस इंडस्ट्री के जितने भी शेयर्स हैं, इस पर केवल और केवल अधिकार अगर किसी का है तो वो मुकेश अंबानी का है। अर्थात यह रेलवे जो क्षेत्र है इस पर पूरे समाज का अधिकार, जबकि इस रिलायंस इंडस्ट्री पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार, मुकेश अंबानी का अधिकार। तो ये जो अर्थव्यवस्था होगी इसमें कुछ क्षेत्रों पर पूरे समाज का अधिकार हुआ और जबकि कुछ क्षेत्रों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हुआ, तो ऐसी ही अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि आपको कुछ न कुछ बातें समझ में जरूर आई होगी। आप एक बार फिर से समझने का प्रयास करें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों या विपणन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को ही समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यही समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले विकास रूस में हुआ था। हम इसी पर डीपली चर्चा करेंगे इस चैप्टर में कि रूस में कैसे समाजवाद और साम्यवाद विकसित हो पाया, कैसे समाजवादी व्यवस्था को रूस ने अपनाया। यह चैप्टर मुख्यतः इसी पर बात करेगा। परंतु आज के इंट्रो में हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि यह समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। आपको यही सारे प्रश्न हिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमी में भी अर्थव्यवस्था पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो हमने कहा समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों या विपणन पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसका उदाहरण रूस है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों या विपणन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसका एक उदाहरण अमेरिका है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के कुछ साधनों, विपणन या कारखानों पर निजी एवं कुछ साधनों पर समाज का अधिकार हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसका एक उदाहरण भारत है। अब इसके आगे की जो कहानी है, रूस में समाजवाद और साम्यवाद, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद के बातों को जब हम जोड़ना शुरू करेंगे तो फिर कहानी अनंत तक जाएगी। अभी हमने इस पूरे क्लास में केवल और केवल आपको अर्थव्यवस्था समझाने का कोशिश किया। दोस्तों, आने वाले वीडियो में, चूंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से आने वाले वीडियो में मैं इस चैप्टर के मूल में जाऊंगा और आपके सामने रखूंगा रूस में कैसे समाजवाद और साम्यवाद का विकास होता है। तो दोस्तों, लगातार हमारे साथ बने रहिए और आगे आने वाले पार्ट्स को देखते रहें। और इस लॉकडाउन में आप कुछ ना कुछ ज्ञान इसी तरह से हासिल कर सकते हैं। इसी लाइव क्लासेस के जरिए आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। थैंक यू। नमस्कार। दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। बगल के कमरे में एक अलग महाभारत चल रही है और आज हम लोग रूस में समाजवाद और साम्यवाद का उदय, एक अलग तरह का महाभारत चलाएंगे। शाम के 7 बजते हैं तो घर के आसपास में, और चूंकि मैं अभी गांव में आया हुआ हूँ तो यही बगल का जो कमरा है वहीं पे महाभारत चल रहा है। हालांकि घर के ही लोग हैं सब और मिल करके सारे लोग इस लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं। चलिए आइए हम लोग आगे की कड़ी में रूस में समाजवाद एवं साम्यवाद का उदय, इसका पार्ट 1 हमने देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उस वीडियो को बड़े ही अच्छे ढंग से समझा होगा। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा नहीं है तो पहले रूस में समाजवाद एवं साम्यवाद के उदय का जो मैंने पिछला वीडियो पार्ट 1 जो डाला है उसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और
अपने दोस्तों तक उसे सेंड करिए, भेजिए, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। इस लॉकडाउन में और मैं आपको कोई विशेष सेवा तो दे नहीं सकता, बस यही एक माध्यम है जिससे मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो दोस्तों, कल के क्लास में हमने अर्थव्यवस्थाओं पे बात किया था। हमने ये बताने का प्रयास किया था कि समाजवाद है क्या। मैंने कहा था कि किसी भी देश में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं मुख्य रूप से होती है। या तो वो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, या समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, या मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। और मैंने कल बताया था आपको कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ ही होता है संसाधनों को लोगों के बीच में इस तरह से वितरित करना ताकि हर किसी को उसका फायदा मिल सके। अर्थात संसाधनों का समान रूप से बंटवारा होना, समाज के हर व्यक्ति तक और संसाधनों का जाना, यही समाजवाद है। और समाजवाद, इसी समाजवाद की सबसे पहले शुरुआत रूस में हुई। रूस ने सबसे पहले इस समाजवाद को अपनाया। तो इस क्लास में या हम इस चैप्टर में इसी बात को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे रूस ने इस समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपने साथ जोड़ा, किस तरह से रूस में पहले समाजवाद का उदय हुआ। तो इस बात को जब मैं आगे जोड़ूंगा तो यहां से आप दोस्तों ध्यान से बातों को समझने की कोशिश करिएगा। यहीं से आपकी कहानी शुरू होगी कि कैसे समाजवाद और इस विश्व के धरातल पर उभर करके आया, कैसे समाजवाद रूस में उत्पन्न हुआ, कैसे समाजवादी विचारधारा लोगों के अंदर पनपी और क्यों यह समाजवादी विचारधारा आया। इन सारे चीजों पर बात आज के क्लास में हम करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर के चलता हूं 18वीं शताब्दी के काल में। आप सदी को बड़े अच्छे से समझते होंगे, मैंने पिछले भी क्लास में और आपको सदी के बारे में कहीं ना कहीं आपको, जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो सदी शताब्दी के बारे में ज्ञान दिया था। तो मैं आपको लेकर के चल रहा हूं 18वीं सदी में। दोस्तों, वही 18वीं सदी जिसमें विश्व एक बहुत बड़े युद्ध में जूझा, वही जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। उसी प्रथम विश्व युद्ध के कुछ पहले की घटना को हम यहां उजागर करेंगे, और वो घटना थी औद्योगिक क्रांति की घटना। यहीं से समाजवाद की कहानी आपके जेहन में उतरेगी। समाजवाद को समझने के लिए आपको इस औद्योगिक क्रांति को ही समझना होगा। दोस्तों, यह काल था 18वीं सदी का। 18वीं सदी के प्रारंभ में वही यूरोपीय राष्ट्र जिसमें शायद सभ्यता का विकास हमारी सभ्यताओं से पहले हुआ। तो 18वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप के राष्ट्रों में उद्योग धंधों की प्रक्रिया में असतीत वृद्धि होने लगी। 18वीं सदी के काल में कुछ ऐसा हुआ जिसमें कि यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे अपने उद्योग धंधों को लगातार बढ़ाते जा रहे थे। उनके उद्योग धंधों की प्रक्रिया में इतनी तीव्रता आ रही थी कि हर देश, मानो यूरोपीय राष्ट्र के हर देश, अपने उद्योग और धंधों को काफी बढ़ा लेना चाहते थे। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि उद्योग धंधों के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। हर यूरोपीय राष्ट्र अपने उद्योगों को बढ़ा रहा था और परिस्थिति ऐसी थी कि मानो उद्योगों की एक क्रांति सी आ गई और इसने ही एक नए शब्द को, औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया,
उद्योग के क्षेत्र में आने वाली असतीत वृद्धि ही औद्योगिक क्रांति थी। दोस्तों, उद्योग धंधों के क्षेत्र में असतीत वृद्धि हुई और यह चीज ही औद्योगिक क्रांति था। अब औद्योगिक क्रांति आने के कारण हुआ क्या? जब औद्योगिक क्रांति आया तो इस औद्योगिक क्रांति ने दो नए वर्गों को उदित किया। एक वर्ग था पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग था श्रमिक वर्ग। यह पूंजीपति वर्ग क्या था? जब उद्योग धंधों का विस्तार हो रहा था तो उसमें एक वर्ग ऐसा था जो पूंजी को लगातार लगा रहा था, जिसके हाथों में पूरी की पूरी पूंजी थी, कल कारखानों पर उनका एकाधिकार था। और वो जो वर्ग था वो पूंजीपति वर्ग था। और वहीं एक दूसरा वर्ग था जो उन कल कारखानों में काम कर रहा था, और वो छोटे छोटे जो श्रमिक और मजदूर थे, वो जो छोटे छोटे मजदूर वर्ग थे, वही वर्ग श्रमिक वर्ग था। अर्थात इस औद्योगिक क्रांति ने समाज में दो वर्गों को उदित किया, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग लगातार अपने आप को ताकतवर बना रहे थे, तो वहीं श्रमिक वर्ग की महत्वाकांक्षा या श्रमिक वर्ग कहीं ना कहीं समाज में नीचे जा रहा था। और परिस्थितियां ऐसी बन गई कि इस समय एक नई सी व्यवस्था आई और उसका नाम था पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया और जो था पूंजीपति अर्थव्यवस्था, जिसमें पूरी की पूरी सत्ता पर, जिसमें कि पूरे के पूरे विपणन पर, कल कारखानों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो गया। और निजी व्यक्ति का जब अधिकार हो गया तो सबके बीच समान रूप से यह धन का बंटवारा नहीं था। और कल मैंने बात किया था कि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ ही होता है जब संसाधन विपणन किसी एक व्यक्ति, किसी पूंजीपति वर्ग के हाथ में चला जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम है। अब इसी समय जो एक श्रमिक वर्ग था, जो कि दबा कुचला हुआ वर्ग था, उसके जेहन में यह बात आ रही थी कि यह जो पूंजीपति अर्थव्यवस्था है, इसमें हर लोगों का कल्याण नहीं है, समाज का हर वर्ग इससे बढ़ नहीं पाएगा। और इसी समय एक अलग सी, एक नई सी विचारधारा उभरी, एक नई सी अर्थव्यवस्था के विकास की इच्छा लोगों के अंदर आई, और वो अर्थव्यवस्था थी समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवाद। अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें कि हर वर्गों को समान रूप से एकाधिकार मिल सके, जिसमें कि संसाधनों का बंटवारा सबके बीच बराबर बराबर हो सके। ऐसी विचारधारा का जो उदय हुआ, यही समाजवाद था। तो दोस्तों, अब ये जो समाजवादी विचारधारा थी, ये पहले बहुत सारे विचारकों के मन के अंदर आई। सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, बहुत सारे मैं नाम बताऊंगा जिन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना शुरू किया। और तब जाकर के रूस ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने की शुरुआत की। तब जाकर के लोगों के अंदर समाजवादी विचारधारा आई और आगे चल करके यह समाजवाद सबसे पहले रूस में पृष्ठभूमि पर उतरा। तो दोस्तों, कहानी के अंदर तो हम चलते ही रहेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमें कुछ कुछ पॉइंट जिसको कि समझना है और अपने एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जानना है। इतिहास केवल एक विषय नहीं है, इसको
इसको जितना जोड़ा जाए, कहानी के साथ हम जितना समझते चले उतना ही इसमें इंटरेस्ट होगा। तो अभी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि समाजवादी विचारधारा का उदय कैसे हुआ। इस बीच में बहुत सारे प्रश्न आए, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि औद्योगिक क्रांति क्या था। 10th के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति क्या है, लगातार यह प्रश्न पूछते रहा है। तो पहले मैं इस पे डिस्कशन करता हूं और आप भी मेरे साथ साथ पीछे पीछे बोलने का प्रयास करें और औद्योगिक क्रांति क्या है इस प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से आप समझें। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के प्रारंभ में, मेरे साथ आप बोलने का प्रयास करें, 18वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप के राष्ट्रों में, 18वीं सदी के प्रारंभ में अभी मैंने बताया कि 18वीं सदी के शुरुआत में यूरोप के राष्ट्रों में उद्योग धंधों की प्रक्रिया में असतीत वृद्धि हुई। उद्योग धंधों की प्रक्रिया में असतीत वृद्धि हुई, जिससे उद्योग के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई और आई हुई इस क्रांति को ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप के राष्ट्रों में उद्योग धंधों की प्रक्रिया में, आप बोलने का प्रयास करें, 18वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप के राष्ट्रों में उद्योग धंधों की प्रक्रिया में असतीत वृद्धि हुई। उद्योग के क्षेत्र में आई हुई इस क्रांति को ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। आप एक दो बार इसी तरह से बोलने का प्रयास करें। आप शॉर्टली ये भी कह सकते हैं कि उद्योग धंधों के क्षेत्र में आई हुई असतीत वृद्धि ही औद्योगिक क्रांति थी। इसके बाद मैंने बताया कि औद्योगिक क्रांति के बाद दो वर्गों का उदय हुआ, पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। हमने कहा औद्योगिक क्रांति के बाद दो वर्गों का उदय हुआ, पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग क्या था? समाज का वह वर्ग, मैंने कहा पूंजीपति वर्ग क्या था? समाज का वह वर्ग जिसका उद्योग पर नियंत्रण था। समाज का वह वर्ग जिसका उद्योग पर नियंत्रण था, इसे पूंजीपति वर्ग के नाम से जाना गया। और समाज का वह वर्ग जिसका पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण हो रहा था, इसे श्रमिक वर्ग के नाम से जाना गया। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति ने दो वर्गों को जन्म दिया, मैंने पहले ही कहा, पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग क्या है? समाज का वह वर्ग, आप मेरे साथ बोलेंगे, समाज का वह वर्ग जिसका उद्योग पर नियंत्रण था, उसे पूंजीपति वर्ग के नाम से जाना गया। दूसरा श्रमिक वर्ग, समाज का वह वर्ग जिसका पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण हुआ, समाज का वह वर्ग जिसका पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण हुआ, उसे श्रमिक वर्ग के नाम से जाना गया। समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति, इसके बाद हमने कहा, मैंने बताया कि इसी के बाद, इस औद्योगिक क्रांति के ही बाद समाजवादी विचारधारा लोगों के अंदर पनपी, क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा से हट करके कुछ नया, कुछ सोचा लोगों ने। और यह जो विचारधारा सबसे पहले जिनके मन में आई थी, वो जो विचारक थे वही समाजवादी विचारधारा के विचारक थे। तो सबसे पहले समाजवादी विचारधारा की भावना सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, एंगल्स, ये कुछ जो नाम हम बोल रहे हैं, सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, एंगल्स, ये प्रमुख समाजवादी विचारक थे। मतलब सबसे पहले इन्हीं लोगों के मन में, सेंट साइमन के मन में, फॉरियर के मन में, लुई ब्ला के मन में, रॉबर्ट ओवेन के मन में, कार्ल मार्क्स, एंगल्स, इन विचारकों के मन में समाजवादी विचारधारा आई थी। अब यहां से कहानी आगे है। समाजवादी विचारधारा तो आई, परंतु यह समाजवादी विचारधारा भी दो तरह की थी। एक को आदर्शवादी समाजवाद के नाम से जाना गया, जिसको सीधे समाजवाद कहा जाता है, और दूसरा साम्यवाद। इस आदर्शवादी समाजवाद और साम्यवाद को अब समझना होगा। तो सबसे पहले हम लेकर के चल रहे हैं आदर्शवादी समाजवाद पे। आदर्शवादी समाजवाद को ही यूटोपियन समाजवाद के नाम से जाना जाता है। इसी को ही स्वप्नदर्शी समाजवाद भी कहा जाता है। हमने कहा समाजवाद का दो रूप, सबसे पहला रूप आदर्शवादी समाजवाद और दूसरा रूप साम्यवाद। इस आदर्शवादी समाजवाद का भी मैंने तीन अलग अलग नाम बताया, यूटोपियन समाजवाद, आदर्शवादी समाजवाद या स्वप्नदर्शी समाजवाद। ये तीनों बात एक ही है। मतलब आपसे अगर पूछ दे कि यूटोपियन समाजवाद क्या है, तो जो यूटोपियन समाजवाद है वही आदर्शवादी समाजवाद है, और जो आदर्शवादी समाजवाद है वही स्वप्नदर्शी समाजवाद है। तो ये क्या था? यूटोपियन समाजवाद, आदर्शवादी समाजवाद और स्वप्नदर्शी समाजवाद। तो कहता है समाजवाद का वह रूप, समाजवाद का वह रूप जिसमें वर्ग संघर्ष की बात ना करके,
वर्ग समन्वय की, एक बार फिर से समझना, हमने कहा समाजवाद का वह रूप जिसमें वर्ग संघर्ष की बात ना करके वर्ग समन्वय की बात की गई, इसे ही आदर्शवादी समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद या स्वप्नदर्शी समाजवाद के नाम से जाना जाता है। एक बार इस बात को समझने की कोशिश करिए। समाजवाद का वह रूप जिसमें वर्ग, समाजवाद को लाना तो है लेकिन संघर्ष के द्वारा नहीं, झगड़ करके नहीं, बल्कि वर्ग समन्वय के द्वारा, लोगों के और एक मत के द्वारा, अर्थात समाजवाद को लाने का वह रूप जिसमें संघर्ष की बात ना करके लोगों को जोड़ने की बात की गई, इस समाजवाद को ही आदर्शवादी समाजवाद, स्वप्नदर्शी समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद के नाम से जाना गया। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आदर्शवादी समाजवाद जिसमें आदर्श छिपा हो, स्वप्नदर्शी समाजवाद वो समाजवाद जो केवल एक सपना हो, कोई भी चीज आना है तो केवल और केवल विचारों से आ नहीं सकता, उसमें संघर्ष तो आना पड़ेगा, लेकिन यह एक तरह का स्वप्न ही था, इसी कारण से इसको स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा गया। ये सॉरी आदर्शवादी समाजवाद इसी को भी कहा गया क्योंकि यह समाजवाद वो समाजवाद था जिसमें सिर्फ आदर्श गुण छिपे हुए थे, आइडियलिटी छिपा हुआ था। तो आदर्शवादी समाजवाद कहता क्या है कि समाजवाद को लाने का वह रूप जिसमें वर्ग संघर्ष अर्थात झगड़ों के द्वारा नहीं बल्कि लोगों के एकमत विचार के द्वारा वर्ग समन्वय की बात की गई, ऐसे ही समाजवाद के रूप को आदर्शवादी समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद या स्वप्नदर्शी समाजवाद के नाम से जाना जाता है। समाजवाद का वह रूप जिसमें वर्ग समन्वय की बात ना करके वर्ग संघर्ष की बात की गई। दोस्तों और समझिएगा, हमने कहा साम्यवाद या इसी को ही वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। समाजवाद का वह रूप जिसमें वर्ग समन्वय की बात ना करके, समाजवाद तो आएगा लेकिन केवल विचारों से नहीं आएगा बल्कि इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसी जो विचारधारा उभरी, इस विचारधारा को ही साम्यवाद या वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। एक बार आप फिर से समझें। तो दोस्तों अब यहां से एक बात है कि अभी आपने जो समझा था सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, ये चार नामों को जो हमने लिया, आगे का चार नाम सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन, ये चार जो लोग थे वो आदर्शवादी समाजवाद के विचारधारा के विचारक थे। सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन, मैंने यहां लिख दिया है। आदर्शवादी समाजवाद या यूटोपियन समाजवाद या स्वप्नदर्शी समाजवाद के विचारक सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन थे, जबकि वैज्ञानिक समाजवाद के विचारक कार्ल मार्क्स और एंगेल्स थे। ये पीछे का जो दो नाम है, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, ये दोनों भी समाजवादी विचारक थे, लेकिन इन्होंने साम्यवाद या वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को दिया था। तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स साम्यवाद या वैज्ञानिक समाजवाद के विचारक थे। तो इस तरह से मैंने आज के क्लास में डिस्कशन करने का प्रयास किया कि क्या था ये समाजवाद। आने वाले अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ आगे बना रहूंगा और आपके सामने रखूंगा कि अलग अलग यूटोपियन समाजवादी और वैज्ञानिक समाजवादी ने किस प्रकार से समाजवाद की विचारधारा को रखा, कौन थे ये रॉबर्ट ओवेन, कौन थे कार्ल मार्क्स, और तब जाकर के फिर आगे कहानी शुरू होगी कि कैसे विचारधाराओं के आने के बाद और समाजवादी प्रक्रियाओं को रूस में लाया गया। तो थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।